हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ABC विनीता में। और आज हमारे पास है यह 9th ग्रेड की बुक जो कि है बिहार बोर्ड के द्वारा बनाई गई। बिहार बोर्ड की ये बुक है 9th ग्रेड की और पार्ट 1। तो पैनोरमा पार्ट 1, द बुक नेम्स इज़ पैनोरमा पार्ट 1 एंड पार्ट 1 में जो है ये दिस इज़ द प्रोज सेक्शन। जितने भी चैप्टर्स हमें मिलेंगे पढ़ने को वे सारे प्रोज ही होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, यानी आपकी किताब ग्रेड 9th के बच्चों की किताब, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है धर्म युद्ध। और इसके लेखक हैं अर्जुन देवचरण। दिस इज़ अ ड्रामा विच इज़ इन कॉन्वर्सेशन मोड। यह एक ड्रामा है जो कि वार्तालाप के रूप में इसे लिखा गया है। तो इसके रचयिता के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे, जो कि हैं अर्जुन देवचरण। तो चलिए आइए यहाँ पर क्या लिखा है देखते हैं। अर्जुन देवचरण, अ टीचर बाय प्रोफेशन, इज़ बेसिकली अ पोइट। तो अर्जुन देवचरण जी जो हैं वो क्या हैं, पेशे से तो शिक्षक हैं, लेकिन मूलतः वह एक कवि है। उन्हें कविता में ज़्यादा रुचि है। His plays appear like an extension of his poetry। अब जो भी वो कविता लिखते हैं तो उनकी जो हम लोग नाटक पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वह उनके कविता का ही विस्तारित रूप है। The poet in him shows through his short, crisp and pithy lines and the song of the chorus in his play। और जो उनमें एक कवि छिपा हुआ है, उनकी हम जो नाटक पढ़ते हैं वो बहुत ही छोटी होती है लेकिन बहुत ही क्लियर होती है और बहुत ही अर्थपूर्ण होती है। वो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है इनकी नाटक से। और इनके सॉन्ग्स ऑफ द कोरस, और यह अपने नाटक में क्या करते हैं, कोरस जो भी डालते हैं तो उनमें से लगता है कि इनमें कहीं ना कहीं मूलतः कवि छुपे हुए हैं। His first book, उनकी पहली किताब जो है राजस्थानी प्लेज, पब्लिश्ड इन द लेट 70s। 17वीं शताब्दी के अंत में इनकी पहली किताब छपी थी जिसका नाम है राजस्थानी प्लेज। Was received rather indifferently in the राजस्थानी लिटरेरी सर्कल्स। और जब वो किताब छपी थी 17वीं शताब्दी के अंत में तो ऐसा पाया गया था कि राजस्थानी साहित्यिक सर्कल में यह किताब को एक अलग ही तरीके से लिया गया था, सामान्य तरीके से नहीं लिया गया था। क्यों, चलिए देखते हैं। टिल दैट टाइम, उस समय तक, ड्रामा इन राजस्थानी हैड मीन्ट ईदर सम एस्ट्रे वन एक्ट प्लेस। तो उस समय तक की बात क्या थी कि उस समय तक हमेशा क्या किया जाता था, वन एक्ट प्ले, एकांकी नाटक लिखा जाता था। एकांकी नाटक मीन्स होता है जो ऐसा छोटा नाटक जिसे एक ही स्थान पर एक ही एक्ट में ख़त्म कर दिया जाता है। उसका कोई दूसरा पार्ट नहीं होता है, छोटा होता है, ह्यूमरस होता है और थोड़ा सा कुछ मैसेज लेके आता है, उतना गंभीर सीरियस मैसेज नहीं लेकर आता है। और देखिए, वन एक्ट प्ले जो था उस समय तक किस चीज़ में लिखा जाता था, सोशल इश्यू, सामाजिक मुद्दों पर, लाइक जैसे कि विडो रीमैरिज, विधवाओं का पुनर्विवाह, रीमैरिज पुनर्विवाह, डाउरी, दहेज प्रथा etc। और द फोक प्लेज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एंड मिथोलॉजिकल थीम्स। और लोक नाटक भी लिखे जाते थे जो कि आधारित होता था ऐतिहासिक बातों पर और मिथोलॉजिकल थीम्स, पौराणिक विषय या प्रसंगों पर। अ फुल लेंथ प्ले ऑन अ कंटेम्प्रोरी थीम वाज बियॉन्ड कंजेक्चर। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वन एक्ट प्ले के अलावा फुल लेंथ जो कि लंबा होता है और उसमें मोर देन वन एक्ट उसमें इंक्लूड किया जाता है, उस तरह का कोई नाटक भी हो सकता है। उस विषय में कभी नहीं किसी ने सोचा था उस समय तक। However, Arjun's arrival on the scene is significant, not only in terms of dramatic literature, but also of modern theatre। अर्जुन देव का जो आगमन है वह महत्वपूर्ण है सिर्फ आधुनिक थिएटर के लिए ही नहीं, बल्कि यह महत्वपूर्ण है किसके लिए भी, ड्रामेटिक लिटरेचर।
नाटकीय साहित्य के लिए भी अर्जुन देव का आगमन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्जुन देव्स प्लेस इंक्लूड, अर्जुन देव के द्वारा कुछ नाटक लिखे गए हैं। इन नाटकों का नाम है 2 नाटक आजरा, गुवारी, संकारियो, बोलमारी, मछली की टोकपानी, धर्मयुद्ध एंड मुगाती गाथा। ये सभी नाटक हैं, लिखा गया है अर्जुन देवचरण के द्वारा। तो धर्मयुद्ध इज अ स्टोरी ऑफ पद्मा। अब यह जो नाटक है जो हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे समरी दिया गया है, देखते हैं। अ यंग गर्ल एजुकेटेड थ्रू स्क्रिप्चर्स लाइक रामायण एंड महाभारत। धर्मयुद्ध जो कहानी है पद्मा की कहानी है। यंग गर्ल नव युवती लड़की है, बहुत ही कम उम्र की लड़की है जिसे शिक्षा मिली है कुछ हिंदू ग्रंथों को पढ़कर, जैसे कि हिंदू ग्रंथ में है रामायण महाभारत, जैसे कुछ हिंदू ग्रंथों को पढ़कर उसमें कुछ ज्ञान का विस्तार हुआ है। She feels aggrieved and agitated by the uncharitably orthodox attitude of the society towards women। तो पद्मा जो है खुश नहीं रहती है, वो बहुत ही दुखी रहती है, दुखी महसूस होता है, उसे बहुत ही कष्ट होता है, निराशा होती है यह जानकर कि समाज में महिलाओं के प्रति जो अनचैरिटेबली ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड मतलब कट्टर रूढ़िवादी परंपरा जो महिलाओं के प्रति समाज में अपनाया जाता है वह देखकर वह काफ़ी क्या है, दुखी है, बहुत ही निराश है। सी रिपीटेडली क्वेश्चंस हर पेरेंट्स एंड हर टीचर अबाउट द राइट्स एंड द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन। अब वो क्या करती है, बार बार अपने माता पिता से और अपने शिक्षकगण से पूछती है, सवाल करती है, किस मैटर में, किस विषय में, महिलाओं के अधिकार और उसकी पहचान के बारे में बार बार वह अपने मम्मी पापा से, अपने शिक्षकों से क्या करती है, सवाल पूछती है। एंड और आस्क दैम वेदर हर आइडेंटिटी इज सब्जेक्ट टू हर मैरिज, और पूछती है क्या उसकी पहचान यानी पद्मा अपने खुद के बारे में कहती है, क्या मेरी पहचान सिर्फ मेरे विवाह से ही है, इसके अलावा मेरा कोई पहचान नहीं है। तो ये था आपको राइटर के बारे में और ये था थोड़ा सा छोटा सा समरी इस प्ले के बारे में। तो चलिए हम लोग प्ले पढ़ेंगे और देखेंगे कितने पात्र हैं इस प्ले में, रिटन बाय अर्जुन देवचरण। सो यू कैन सी हियर पद्मा माँ, ये 2 कैरेक्टर हो गए और देखते हैं एंड हियर फादर। तो कुल मिलाकर इस नाटक में 3 पात्र हैं। देखिए नाटक को पढ़ते हैं हम लोग, क्या लिखा गया है इस नाटक में। पद्मा एंड माँ। पद्मा, मदर व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ वुमन। माँ, एक औरत की क्या पहचान है। माँ, व्हाई डू यू आस्क दैट, ऐसा क्यों पूछती हो। Again Padma asked, How am I different from others? मैं कैसे दूसरों से भिन्न हूँ। माँ कहती है, You are my daughter, our only child and your father's darling। तुम भिन्न हो क्योंकि तुम मेरी बेटी हो और हमारी एकलौती एकमात्र बेटी हो और अपने पिता की बहुत प्यारी हो, है ना। पद्मा फिर कहती है माँ से, फादर केयर्स मोर फॉर मनी दैन फॉर मी। पापा तो मेरे से ज़्यादा पैसों की परवाह करते हैं। इट टेक्स अ हार्ट टू बेस्टो लव। क्या आपको पता नहीं कि प्यार करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, दिल की ज़रूरत होती है। लेकिन पापा को तो पैसे कमाने से फुर्सत ही नहीं है, तो वो कैसे मुझे प्यार करते हैं। देन मदर रिप्लाइज, फॉर हुम डज ही सेव। अच्छा तुम ऐसा कह रही हो, अच्छा चलो बताओ, तो वो जो पैसा कमाते हैं तो किसके लिए कमाते हैं, किसके लिए बचाते हैं पैसा। ही डज ऑल दिस ओनली फॉर योर सेक। वह पैसा कमाते हैं और पैसा सेव करते हैं सिर्फ तुम्हारे लिए। यू शुडंट थिंक दैट आई हैव नो हार्ट। तुम्हें ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास दिल नहीं है। देन पद्मा कहती है, बट I didn't say it of you।
लेकिन माँ मैंने तुम्हें थोड़ी कहा कि तुम्हारे पास दिल नहीं है, मैंने तो पापा को कहा। देन मदर रिप्लाइज, आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम। तो मैं उनसे कहाँ भिन्न हूँ? तुमने जो मुझे कहा, जो उन्हें कहा, वो इनडायरेक्टली तुमने मुझे कहा। मैं उनसे किसी भी मायने में अलग नहीं हूँ। माई आइडेंटिटी इज़ लिंक्ड विद हिज। मेरी पहचान उनकी पहचान से जुड़ी हुई है। जिस नाम से, जिस इज्जत से वे जाने जाते हैं, उस नाम और इज्जत से मेरी पहचान होती है। एंड और आई चेरिश द बॉन्ड, और उनके साथ जो मेरा संबंध है मैं उसे हृदय में रखती हूँ। मुझे बहुत ही प्यारा है उनके साथ मेरा संबंध। तो इस तरह से पद्मा और माँ बातें कर रही होती है और यहाँ पर एंटर पद्मास फादर, पद्मा के पिता आ जाते हैं। फादर, अब पद्मा के पिता कहते हैं, व्हाट इज़ दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड? पद्मास मदर, पद्मा की माँ, किस रिश्ते की बारे में बात हो रही है? तो मदर कहती है, हियर इज़ योर फादर। चलो तुम्हारे पापा आ गए। आस्क हिम वॉट एवर यू वॉन्ट टू नो। अब तुम ही पूछ लो, खुद पूछ लो तुमको क्या क्या पूछना है। फादर, पिता कहते हैं, व्हाट्स इट माई चाइल्ड? क्या हुआ बेटी, मुझसे पूछो क्या बात है। देन मदर कहती है, शी वॉन्ट्स टू नो व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन। पद्मा, आपकी प्यारी बेटी, प्यारी लाडली, जानना चाहती है कि एक महिला की क्या पहचान होती है। फादर, पिता कहते हैं, यू विल नो इट। तुम्हें पता चल जाएगा डियर, प्यारी बच्ची, तुम्हें पता चल जाएगा व्हेन यू आर मैरिड, जब तुम्हारी शादी होगी। देन पद्मा रिप्लाइज, डज मैरिज लेंड आइडेंटिटी टू अ वुमन? क्या शादी ही महिला को पहचान दिलाती है पापा? देन मदर रिप्लाइज, व्हाट इज अ वुमन विदाउट अ हस्बैंड? तो क्या एक पति के बिना महिला है ही क्या? क्या पहचान है महिला की? देन पद्मा रिप्लाइज, व्हाट इफ वन डज नॉट मैरिड? अच्छा तो बताओ, जिसकी शादी ही नहीं हुई उसका क्या? देन मदर रिप्लाइज टू पद्मा, why do you ask? Why do you always ask such senseless questions? ओह, हमेशा ऐसा मूर्खों वाली बातें तुम क्यों पूछा करती हो? हमेशा मूर्ख जैसे सवाल तुम क्यों करती हो? देन पद्मा सेज, व्हाट अबाउट अ वुमन हुज हस्बैंड इज़ डेड? अच्छा छोड़ो, अच्छा एक बात बताओ, जिसके पति मर गए हों, जिस महिला का पति न हो, जिस महिला का पति मर गया हो, तो उसकी कोई पहचान है या नहीं? तो माँ कहती है, लाइफ इज़ हेल फॉर हर। उसका जीवन तो नर्क है, नर्क के समान है। पद्मा कहती है, दैट्स इनजस्टिस। यह बहुत ही क्या है? इनजस्टिस है, अन्याय है यह। माँ, अब मदर फिर कहती है, यू नीड नॉट टॉक ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस हियर। देखो, तुम्हें यहाँ न्याय और अन्याय के बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन पद्मा से, वाई? क्यों माँ? मदर सेज, ओवर हियर वुमेन डोंट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चन। तुम जो इतना क्वेश्चन कर रही हो ना, यहाँ पर महिलाओं को प्रश्न पूछने का भी अधिकार नहीं है, समझी? माँ पद्मा को डांटते हुए कहती है। देन पद्मा फिर कहती है, पद्मा भी कहाँ चुप रहने वाली है, पद्मा ही अपने माँ ही की तो बेटी है ना। व्हाट्स राइट डू दे हैव देन? अच्छा, प्रश्न पूछने का भी अधिकार नहीं है तो उसे कौन सा अधिकार है, चलो बताओ। फादर, राइट्स आर फॉर इक्वल्स डियर। पिता कहते हैं, अरे बेटी, अधिकार तो उसे होता है जो बराबरी का हो। औरत और पुरुष में कोई बराबरी नहीं। पुरुष आसमान है तो औरत ज़मीन है, आसमान को कोई नहीं छू सकता, इसीलिए औरत मर्द की बराबरी कभी नहीं कर सकता। इसीलिए तुम प्रश्न पूछना बंद करो, क्योंकि अधिकार होता है हमेशा बराबर वालों को।
Then Padma again. Padma doesn't stop here. She continues to ask questions. Next, why is a home considered a place for bargaining? One shouldn't live in such a place. तो जहाँ महिलाओं को कोई अधिकार ही नहीं है, तो वहाँ महिलाएं रहे क्यों? Then father, you will get the same replies to these questions wherever you go. तो पापा कहते हैं, तुम जहाँ भी जाओगी ना बेटी, wherever you will go, तुम जहाँ भी जाओगी ना बेटी, तो तुम्हें मेरा दिया हुआ उत्तर ही मिलेगा. जैसा उत्तर मैंने तुम्हें दिया है, सारे संसार में तुम्हें सेम ही उत्तर मिलेगा, तुम्हें कोई अलग उत्तर नहीं मिलेगा. Then Padma says, but the identity of a woman is the identity of the human race. लेकिन पापा, महिला की पहचान तो मानव जाति की पहचान है. A society sans woman ... पद्मा कह रही होती है अपने पिता से कि एक महिला की पहचान एक मानव जाति की भी पहचान है. जिस तरह से पुरुष एक मानव है, उसी तरह से महिला भी मानव जाति में ही आती है. तो किस तरह से हम उन्हें भिन्न कर सकते हैं? अ सोसाइटी सैंस वुमन, समाज विहीन महिला. और वह कुछ और ही बोलना चाह रही है, लेकिन इतने में पापा फिर बोल पड़ते हैं, दैट्स वाई दे से दैट मैरिज लेंस दिस आइडेंटिटी. इसीलिए तो कह रही हूँ बेटी, जब शादी होगा तभी क्या होगा? पहचान मिल जाएगा. पद्मा, दिस इज़ द लास्ट कन्वर्सेशन. ठीक है, इसे गौर से देखिएगा. पद्मा, सो इफ़ अ गर्ल डज नॉट गेट मैरिड शी हैज़ नो आइडेंटिटी. तो इसका मतलब जिस महिला की शादी, जिस औरत की, जिस लड़की की शादी नहीं हुई है, नहीं होगी, नहीं करेगी, तो उसका क्या कोई पहचान नहीं होगा? वाई इज़ इट दैट? ऐसा क्यों? An unmarried man is venerated and called a saint. ऐसा क्यों होता है हमारे समाज में? यदि पुरुष शादी न करे तो उसे तब भी सम्मान के दृष्टि से देखा जाता है, तब भी लोग उसे आदर करते हैं, और यहाँ तक कि उन्हें कहते हैं कि साधु भी कह दिया जाता है. वे साधु बन गए, शादी नहीं करेंगे, उन्हें पूजा जाता है हमारे समाज में. वाइल, जबकि एन अनमैरिड वुमन, एक अविवाहित महिला, इज़ कॉल्ड इमोरल एंड वेंटन. तो जबकि एक अविवाहित महिला को क्या कह दिया जाता है हमारे समाज में? अनैतिक एंड वेंटन, व्यभिचारी, भ्रष्ट, उल्टा, है ना. बहुत ही उन्हें नीच हे दृष्टि से हमारे समाज में देखा जाता है. इतनी इनइक्वालिटी क्यों है हमारे समाज में? यह था अर्जुन देवचरण जी के द्वारा लिखा गया नाटक. बहुत ही मीनिंगफुल है. जैसा कि पहले यहाँ पर कहा गया है, इनका जो नाटक रहता है छोटा रहता है, लेकिन बहुत ही मीनिंग कैरी किए हुए होता है. तो इसमें पद्मा का जो क्वेश्चन है वह भी जायज़ है, और पद्मा के पिता और माता के द्वारा जो भी आंसर दिया गया है वो भी इस समाज की परंपरा के अनुसार ठीक है. लेकिन हमारे समाज में इक्वलिटी तो नहीं है, जैसा कि हम सभी देखते हैं. जहाँ पुरुष को प्रधानता दी जाती है, हमारे समाज में महिला की उतनी महत्ता नहीं दी जाती है. दिस वाज द ड्रामा. आप बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, एंड अच्छा लगा हो तो डू प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, है ना, अपने क्लासमेट्स, अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू. हम लोग मिलेंगे इसी चैप्टर में. क्वेश्चन आंसर आपको दिया गया है यहाँ पर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर. इसके जो वर्ड मीनिंग्स पार्ट है मैंने ऑलरेडी इसमें अपलोड कर दिए हैं, आप लोग वो भी देख लीजिएगा. वर्ड मीनिंग को मैंने बहुत ही स्पेशल तरीके से यहाँ पे उस वीडियो में दिखाया है, वहाँ पे बताया है.
इस सेंटेंस में, इस चैप्टर के सेंटेंस में इस इन वर्ड मीनिंग्स का किस तरह से उपयोग किया गया है, तो वो वीडियो देखिएगा तो आप लोगों को इंग्लिश लर्निंग में बहुत ही मदद मिलेगा। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।